क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, यूपीएससी मेंस 2021 चल रहा है, उसका जनरल स्टडीज पेपर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हिस्ट्री, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं इसके सिलेबस में। ठीक, देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन आए। पहले 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके 10 नंबर के थे, 150 वर्ड के थे। आखिरी के सेकंड हाफ में समझ लो अगर जो है बाकी के 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके 15 नंबर के थे, तो टोटल मिला के 250 नंबर का जो कि पेपर होता है उस तरीके से। और जो बाद वाले थे वो 250 वर्ड के थे। तो इस तरीके से अगर टाइम मैनेजमेंट वाली बात समझे तो 150 वर्ड वाला आपको करीबन 6-7 मिनट में करने होते हैं, और बाकी के 15 जो नंबर वाले क्वेश्चन हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाए तो आप ज़्यादा लिखना भी होता है। तो कई लोग स्ट्रेटजी ये अपनाते हैं कि पहले वो 10 वाले नंबर वाले करते हैं, कई लोग 15 नंबर वाले करते हैं। जैसे मैं जो हूँ पहले 10 नंबर वाले करता था, उसको 1 घंटे से 70 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करता था, फिर जो है 15 नंबर वाले करता था। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा पहले उठाते हैं। ठीक, थोड़ी चीज़ें और बता देना चाहता हूँ। जैसे ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डायग्राम बनाना ही बनाना है। ठीक, जहां पे भी डायग्राम बना सकते हो। यूपीएससी में बता रहा हूँ, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में तो ज़्यादातर पैराग्राफ या फिर पेज भरने के ज़्यादा वो रहते हैं नंबर वहाँ पर। तो यहाँ पर यूपीएससी में आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। अपना डायग्राम ज्योग्राफी का है तो डायग्राम बनाओ, बिल्कुल बनाओ। हिस्ट्री का है तो उसमें आप क्रोनोलॉजी दिखा सकते हो। प्रेजेंटेशन अच्छा होना जरूरी है, ज़्यादा क्लैरिटी से जो है अगर आप एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करोगे अपने आप को, क्योंकि इन वर्ड्स जो आंसर आप लिख रहे हो इसी के जरिए आप अपनी पर्सनालिटी भी उनको दिखा रहे हो कि कितने आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, कैसे आप चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ दूंगा सारे, और उसके बाद थोड़ी सी बता दूंगा कहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया और कहाँ कहाँ से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए और आगे की रणनीति क्या है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। 150 वर्ड। अगला है, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। ठीक, यंग बंगाल एवं ब्रह्मो समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। ठीक है, देखिए ये वाली जो पीडीएफ है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय रियासतों, ठीक, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आंकलन कीजिए। आपका सरदार पटेल जी की जो है इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसको भी आप लोग जरूर इसमें बताइएगा। चौथा क्वेश्चन ये है कि भाई साहब लैंडस्लाइड जो होते हैं, भूस्खलन जो होते हैं हिमालयन रीजन में और वेस्टर्न घाट्स के बीच में, उनके क्या कारण होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक, देखो क्वेश्चन को हमेशा आप वहां पर 2 बार पढ़िए, 2 बार। ठीक, ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए कि भैया यहाँ पे क्या पूछा है। एक तरफ हिमालयन है और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स है, और उन दोनों के में कॉमन चीज ये है कि लैंडस्लाइड। ऐसे आप करके साइड में चारों तरफ में बना भी सकते हो लैंडस्लाइड, और उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ये डायरेक्टिव वर्ड क्या है, डिफ्रेंशिएट। लैंडस्लाइड आपका जो है दोनों में ही पूछा गया है, हिमालयन रीजन और इसके बीच में कॉजेज बताने हैं। ठीक, तो आप ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे टेबुलेशन फॉर्म में आप दिखा दीजिए आराम से, कोई भी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं। हाँ, डायग्राम जो बनेगा क्योंकि ज्योग्राफी क्वेश्चन है। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन ये है, डिस्पाइट बीइंग इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज टू ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक, जब पैंजिया टूटा था तो 2 पार्ट हुए थे, ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ठीक, बीच में जो है 33 सी थी, याद है कि नहीं याद है ज्योग्राफी में। तो ये जो गोंडवाना लैंड का पार्ट होने के बावजूद भी अपनी जो इंडिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत कम सकल घरेलू उत्पाद में अपना कंट्रीब्यूशन करती है परसेंटेज में। तो ये डिस्कस करना है। डायरेक्टिव वर्ड क्या है यहाँ पे, डिस्कस करना है। ठीक, 150 शब्दों में, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज। जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, जो लेक्स हैं, जैसे कि बैंगलोर में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, ठीक है ना, और भी जगह जैसे चेन्नई में फ्लड आ रहा है, अर्बन फ्लड आ रहा है, तो उनको जो है आप क्या कर रहे हो कि मतलब लेक वेक को, वाटर बॉडीज को खत्म करके अर्बन लैंड यूज में ला रहे हो, तो उसकी वजह से क्या इम्प्लीकेशन। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन जैसे पूछा गया है, प्रभाव पूछे गए हैं, तो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है इम्प्लीकेशन पूछेंगे तो सिर्फ निगेटिव लिख के आते हैं,
सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। ऐसा नहीं है, इम्प्लीकेशन का उसने मतलब ये नहीं होता कि आप निगेटिव पॉइंट्स लिखो, अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो भी जरूर लिखिए। और जब भी इस तरीके के, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया तो आप बेंगलोर और चेन्नई का दे सकते थे एग्जाम्पल, और जब भी आपको से प्रॉब्लम पूछी जाए तो आपको प्रॉब्लम लिख के खत्म नहीं करना, आपको उसके कुछ ना कुछ जो है सोल्यूशन 1 2 3 4 दे के जो आपने प्रॉब्लम लिखी उसी संबंधित, और फिर आंसर को खत्म करना। ये चीज जरूर ध्यान रखिए। सिर्फ प्रॉब्लम बताने के लिए तो हर कोई तैयार हो जाता है, जो सोल्यूशन ढूंढे वही प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। ठीक, तो देखिए, मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। देखिए 2021 में ज्वालामुखी की विस्फोटों की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई, तो भाई उनका मतलब जो है कहाँ कहाँ पे हुआ उसको मेंशन करो ग्लोबली। ठीक, आपका और उसका क्या प्रभाव पड़ा है रीजनल एनवायरनमेंट पे। अब आप लोग को मालूम है कि वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उसमें SO2 और कई सारी गैसेस होती हैं, उससे क्लाउड बन जाते हैं, तो कई कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वातावरण ठंडा हो जाता है। ठीक, तो जैसे कि एक क्लाइमेट चेंज जो हमारे पूरे अर्थ की हिस्ट्री में हुआ है, तो वो तो वॉल्केनिक इरप्शंस खूब ज़्यादा हुए, तो पूरे बादल छा गया, उसकी वजह से खूब बारिश हुई और फिर ठंडा हो गया। ठीक, नहीं तो पहले तो आग बबूला टाइप का था पूरा अर्थ। तो इस तरीके से, और वॉल्केनिक इरप्शंस, ये न्यूज़ में अगर आपने करंट अफेयर लगातार कर रखा है तो आप इसको कर ले आते हैं। ठीक, तो ये अब देखो यहाँ पे क्या है कि करंट अफेयर आपको डेली करना चाहिए, और करंट अफेयर से संबंधित जो जनरल स्टडीज है उसको भी आपको पढ़ना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस जो है पूरे होंगे। पूरा आपको गूगल नहीं बनना है। ठीक, व्यवस्थित तरीके से पढ़िए, क्वालिटी स्टडी करिए, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी के पीछे जो भागेगा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सीधी इस बात है। करंट अफेयर करो अच्छे से, और उसके संबंधित जो जनरल स्टडीज को कर लो, वहीं से क्वेश्चंस आने हैं और आ रहे हैं। देखो एनालिसिस चल रही है ना आपके सामने। वाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट, एलोबरेट योर आंसर। देखिए ऐसे करके प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर इंडिया है, तो और इसका इतना बड़ा भूभाग है पूरा, अगर पूरा देखा जाए तो इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट पूरा बोला जाता है, उपमहाद्वीप माना जाता है। एलोबरेट योर आंसर, विस्तार पूर्वक बताइए। तो आपको यहाँ पे डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। ठीक, बनाना पड़ेगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ है, कई लोग आते हैं वीडियो बनाने के लिए, यहाँ पे एनालिसिस देंगे और जानते हो क्या करेंगे, फियर साइकोसिस फैलाएंगे। फियर साइकोसिस क्या है कि भैया खूब डराएंगे आपको, आप डर जाओगे और कहेंगे हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो। आप जाके जो है धड़ल्ले से तुरंत जाके उनका पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, हाँ भैया यही यही बचा सकते हैं प्रभु। तो ये जो फियर साइकोसिस वाले लोग हैं ना, ये जो डरा डरा के धमका के फिर जो है आपको आपसे पैसे ऐंठने वाले लुटेरे जो है, इनसे थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यानपूर्वक रहिएगा। थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि कठिन वठिन कुछ नहीं होता है, आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन और किस तरीके से आपको तैयार करवाया गया है उस पर डिपेंड करता है कि पेपर आपको कैसा लग रहा है। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए कितना भी इजी बना लो, अगर किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो उसको तो टफ ही लगेगा ना, वो वाली बात है। और जिसने पढ़ा है, मैं बता रहा हूं, पेपर जितना भी टफ आ जाए उसका सिलेक्शन होके रहेगा। तो इसमें ये चीज रिलेटिव होती है। लेकिन वहां पे क्या करेंगे, अरे ऐसा आ गया, मीम बना देंगे पूरा, बिल्कुल जो है पूरी दुनिया तहस नहस हो गई, फियर साइकोसिस करके लुटेरे जो है आपको अपनी तरफ खींचते हैं। वो चीजें मत करिएगा। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी है, किसने करवाई है, और कितना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ क्वांटिटी पे आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। ठीक, सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि जितना कुछ आपको पढ़ना है उसका रिवीजन आपको 2-3 बार मिनिमम करना है। अगर आपको ऊपर जो है कोई बौछार किए दे रहा है PDF की और उसके बाद जो है एजुकेटर्स की, तो वो उनसे बचो, उनसे बचो। आप खुद एक चीज़ समझो, इंस्टीट्यूशंस जो हैं बड़े बड़े तथाकथित बहुत बड़े सिलेक्शन कराने वाले, उनके यहाँ 150 लोग काम कर रहे हैं और 150 लोग कंटेंट दे रहे हैं। एक व्यक्ति उस 150 लोगों द्वारा तैयार किया गया कंटेंट कैसे कंप्लीट कर सकता है, आप खुद बताओ। कुछ लोग क्या, जो 5-6 लोग क्लर्क बैठा रखे हैं, कॉपी पेस्ट, उनके खाली कीबोर्ड में 2 ही जो है बटन है, कॉपी पेस्ट करके दुनिया से जो है करके दे दिया आपके ऊपर। वो चीज़ आप अकेले कैसे कर लोगे? तो इससे बढ़िया ये है कि आपको ये समझना है और आपके हिसाब से आपको देना चाहिए मटेरियल। ठीक, आप अपने हिसाब से तैयारी करो। आप ये मत भागो कि हाँ ये ज़्यादा मटेरियल दिया तो वहाँ चले गए, वो तो आपको डूम कर देगा। ठीक है ना, इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि खुद से सेल्फ स्टडी करके और ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जो कि सच बात है। नवा क्वेश्चन जो है वो है, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर टू द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चर सिस्टम। ट्राइबल नॉलेज वेरी क्लोज टू द नेचर एंड वेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। ठीक, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी। देखिए EPFO वाला जो मैंने पढ़ाया था, गिग इकोनॉमी का क्वेश्चन EPFO के एग्जाम में भी आया था और यहाँ पे देखिए फिर पूछा है। ठीक,
और इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन इंडिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है, दो कॉन्सेप्ट को जोड़कर। अब कई लोग ये कहेंगे सर ये जीएस पेपर 1 में इकोनॉमी क्वेश्चन पूछ लिया। भैया ये ऐसे ही होता है, यूपीएससी है ये, यहाँ पर आपको इंटरलिंक करके पूछेगा, व्यूमन वाले को उसने जो है टेक्निकल जो इकोनॉमी वाले जोड़ के क्वेश्चन बना दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें ये अगला क्वेश्चन, अब देखिए 15 नंबर वाले क्वेश्चन चालू हो गया, 250 वर्ड्स है। यहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना है, थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखना है। अब इसमें इजी क्वेश्चन, मॉडरेट्स ने किस तरीके से बेस तैयार किया था फ्रीडम मूवमेंट के लिए, बाद में जो नरमपंथी और चरमपंथी वाले जो थे तो उनके बीच में जो है क्या डिफरेंसेस थे स्वदेशी मूवमेंट से पहले, और किस तरीके से उन्होंने प्रेयर, पिटीशन और लॉ तैयार किया, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है नरमपंथियों ने किस तरीके से भूमिका बनाई थी स्वतंत्रता आंदोलन का, ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी। बहुत ही अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस स्पेक्ट्रम से आप कर सकते थे, ठीक। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देख रहे हो, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पूछे आपका असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पे में कौन कौन से गांधी जी ने जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जैसे सत्याग्रह चालू किया था, चरखा चलाओ, ठीक, वर्धा सिस्टम, समझ। तो इस तरीके के बीच में जो है स्वराजिस्ट और वो चेंजर, नो चेंजर वाली भी चीज़ें हुई। तो जो नो चेंजर्स थे उन्होंने कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो गांधी चला रहे वही करेंगे। दीज ऑल थिंग्स हैज टू बी मेंशन्ड इन दिस, ठीक। स्पेक्ट्रम से आप आराम से इसको कर सकते थे। मैं बाकी के जो ऊपर बच गए हैं सोर्सेज वो भी बता दूंगा कहाँ से होंगे। देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेसी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से भाई साहब आया क्वेश्चन, लेकिन इतना आसान नहीं था ये, ठीक। इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दोज देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर, जो दो विश्व युद्ध हुए उसके बीच में डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को सीरियस चैलेंज हुआ। यहां पे ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब तानाशाही बढ़ी, ठीक है ना, आपका जो है डेस्पोटिज्म बढ़ा, और उसकी वजह से डेमोक्रेटिक मतलब लोगों की जो पावर थी उससे जगह, उसकी जगह जो है आपका एक तानाशाह के पास पावर जाने लगी इन दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में, जैसे कि जर्मनी में और इधर आपने देखा। तो ये चीज यहां पे पूछी गई है, 250 वर्ड में लिखना है, सीरियस चैलेंज। तो आपको जो है इसमें निकालना कि हाँ भाई साहब पहले तो ये बताओ डेमोक्रेटिक सिस्टम दो वर्ल्ड वॉर के बीच का जो टाइम था उसमें सीरियस चैलेंज क्यों हुआ, क्योंकि देखो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में आपका लीग ऑफ नेशंस जो थे उसका फेलियर हुआ, जिसको आज हम बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में किसको क्या नाम रखा गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, ठीक है। तो पीस सिक्योरिटी, तो ये सारी चीजें इसमें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आप इसको जो है नॉर्मल लॉ से भी पढ़ सकते हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी भी काफ़ी है। देखो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो यूपीएससी एनसीईआरटी इनसे से ही पूछता है। कोई आपको जो है, मैं वही चीज़ फिर बता रहा हूँ, फियर साइकोसिस में मत पढ़िए, जितना लिमिटेड पढ़ोगे, रेलेवेंट पढ़ोगे उतना बढ़िया है। बाकी जो है गूगल बनने के लिए वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे ये भी पढ़ डालो, वो खाली इसलिए आपको डरा रहे हैं कि आप उनके पास चले जाओ, उनको पैसे दे दो। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि रॉकीज हो गया साउथ नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज हो गया साउथ अमेरिका में, हिमालयन कॉर्डिलर्स हो गया इंडियन एशिया में, ठीक है। तो इस तरीके के जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड में उनको मेंशन करो, इसमें डायग्राम बनेगा ही बनेगा। एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन द लोकल वेदर कंडीशन। अब देखो इंडिया एक तरीके, इंडिया में इंडिया और तिब्बत भी, जैसे ये आपका हिमालयन रेंजेस हैं, ये क्या करते हैं भाई, एक तरीके का क्लाइमेट डिवाइड है, ठीक है ना, इसके ऊपर पूरा बर्फ ही बर्फ। तिब्बत को तो कई बार जो है थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है बारिश साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे टकरा के इस हिमालय से ऊपर और नहीं जा पाती नॉर्थ में, तो यहाँ बारिश करती हैं तराई एरिया क्षेत्रों में। तो ये लोकल वेदर कंडीशन पे अलग अलग जगह पे देख रहे हो ये कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, यही चीज़ बताना। मेजर माउंटेन रेंजेस बोला है, तो इसमें जो है वेस्टर्न घाट और ये दुनिया भर की जो है छोटी छोटी मत करना, ये जैसे मैंने बताया रॉकीज, एंडीज, हिमालयन रेंजेस, इस तरीके के मेजर की बात करनी है इसमें, ठीक। अगला जो अगला जो यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्टिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ। बहुत ज़्यादा जरूरी था ये क्वेश्चन आना, क्यों, क्योंकि करंट अफेयर में लगातार मैंने आपको पढ़ाया भी था, अंटार्कटिका से जो है कुछ आइस शेल्फ अलग हो रहे थे, आर्कटिक सी का जो है आर्टिक आइस में जो है वो अलग हो रही है, वहाँ की वो पिघलती जा रही है। रशिया और सब लोग जो है वो रशिया, यूएसए, आर्कटिक काउंसिल बना रखा, लोग जो है मिनरल के चक्कर में वहाँ पे अपने बोटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो है जाके माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और वेदर पैटर्न, भाई वेदर पैटर्न पे तो भयंकर पड़ेगा ही। सबसे बड़ा तो आइस अगर गल रही है तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, एल्बीडो पे। ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे गए।
अगर किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा यहाँ पर तो मेरे ख्याल से अच्छा वो कर सकता है इसमें। ठीक, अगर नहीं भी है तो इतने कोई टफ नहीं है। करंट अफेयर से अगर आप जुड़े हुए हो, और करंट अफेयर ऐसा नहीं है वो खाली फैक्चुअल वाला, जो वन वर्ड वन जो है वर्ड वाले क्वेश्चन दे देते हैं या फिर वन लाइन करंट अफेयर, वो नहीं। आपको पूरा एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर इसमें अगर तो वहाँ पे भी अगर आपने पढ़ा, अंटार्कटिक से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था, और आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है तो काफ़ी टाइम से 5 6 10 सालों से जो न्यूज़ में है। तो अब आपको अपनी नॉलेज से जोड़कर जो पूछा गया उसके अनुसार यहाँ पे एक तरीके के नोट्स बनाने, आंसर लिखना है। ठीक, तो एनालिटिकल माइंड, और उसको फिर उतारना वर्ड शब्दों में। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग और एक गुड गाइडेंस और मेंटोरशिप चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ मतलब आपके साथ कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपको बस मटेरियल पीडीएफ दे दिया और बस वो पीडीएफ भी जो है जो है करीबन 5 6 साल पुरानी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। अब देखो, मिनरल ऑयल आप जान ही रहो, ज़्यादातर तो जो है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे है। ठीक, जैसे आपका ये पर्शियन गल्फ है, सऊदी अरेबिया, और ये वेस्ट एशिया वाला हो गया, फिर आपका उधर साउथ अमेरिका में आपका वेनेजुएला, और ये सारी चीज़ जगह हो गई। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। तो अब इसके मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी प्रभाव पूछे गए। प्रभाव मैंने आपको बताया सिर्फ निगेटिव नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इसको भी जरूर बताएं। ठीक, ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे है मिनरल वाला, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको निकाल सकते हैं। ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, कुछ इनलैंड भी है, जैसे इंडिया में बाड़मेर में है, आपका नुमालीगढ़ आसाम की साइड में है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें आपको लिखनी होंगी। ठीक है, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, देखो फिर इम्प्लीकेशन पूछा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है। अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। भाई बहुत बढ़िया है, वीमेन को जो है सर्विस सेक्टर में वीमेन को ज़्यादा जो है बढ़िया सोशियो इकोनॉमिक उनका जो है प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, आईटी इंडस्ट्रीज अब मेरे ख्याल से जैसे जैसे कोशिशें की जा रही है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया भी था, टियर 2 और 3 में भी पहुंचाने की बात की जा रही है। तो अभी मेजर सिटीज़ में होने की वजह से लोगों का पलायन हो रहा है। ठीक, माइग्रेशन बढ़ रहा है और अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। लोग जो है माइग्रेट करना चाहते हैं, बड़ी सिटीज़ में जा रहे हैं, कंजेशन हो रहा है। ठीक, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इकोनॉमिक अच्छी सैलरी भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक अलग अलग इंप्लीकेशन लिखो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। 250 वर्ड का है, काफ़ी इसमें चाहिए होंगे पॉइंट्स। तभी मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपने एक चीज़ को 10 जगह से पढ़ा है तो आप ये आंसर नहीं, कोई भी आंसर नहीं लिख पाओगे। मैं कहता हूँ प्रीलिम्स नहीं निकलेगा जब तक आपने एक ही चीज़ को 10 बार रिवीजन ना किया हो। दोनों में फ़र्क है। एक चीज़ पढ़ो, मोस्ट रेलेवेंट पढ़ो, और उसका रिवीजन खूब करो। फिंगर टिप्स पे आप देखो, प्रीलिम्स है तो उसमें आपका रिवीजन नहीं होगा तो आपको जो है नेगेटिव मार्किंग वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से आपके नंबर कट जाएंगे, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आपका मेंस है तो आपको फिंगर टिप्स पे चाहिए पॉइंट्स, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख सको। 18वां क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन पॉलिसी पता होनी चाहिए, वो पढ़ी हुई होनी चाहिए पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक, क्योंकि इसमें आगे उन्होंने पूछा पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। ठीक, जैसे हम लोग क्या मतलब फोर्सफुल नहीं है, जैसे चाइना में क्या था कि वन चाइल्ड पॉलिसी, वैसा हमारे फोर्सफुल है, हमारा डेमोक्रेटिक जो है पॉपुलेशन एजुकेशन के जरिए जनसंख्या को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम चल रहा है। तो हम वैसे करते हैं, क्या क्या मेजर्स हैं पॉपुलेशन पॉलिसी, अगर आपने पढ़ी हुई है तो ये ज़्यादा आसान आपके लिए हो पाएगा। पॉलिसी तो पढ़नी ही पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी, देखो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, करंट अफेयर में रोज बता रहा हूँ मैं कि यूपीएससी की आदत है कि वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पूछता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सिंपल से क्वेश्चन पूछा है। इसमें देखिए 3 पार्ट है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, अब ये 15 मार्क्स का है, तो आपको देखो 3 नंबर को तो ये हो गया कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। अच्छे से बताओ भाई साहब। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी की तरह ही होती है, और ये आपका जो है कई सारे जो जाने माने वाली बिटकॉइन हो गई, इथेरियम हो गई, इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक, उसका दूसरा पार्ट है आपका, अब ये 3 नंबर का हो गया, ये 6 नंबर के हो गए। ठीक, हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, भाई साहब वर्चुअल करेंसी है, सेंट्रल जो है बैंक का कोई मतलब नहीं है। लोग जो है वर्चुअल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। कई लोग जो है सोसाइटी, कई लोग क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी इनक्रिप्शन इतनी ज़्यादा है, सिक्योर इतना ज़्यादा है, कई लोग तो उसको टेरर फंडिंग और डार्क वेब पे बेच रहे हैं, तो वो भी। तो इफेक्ट अगर पूछ लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखो, एनालिसिस यही होती है, आपको प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए। हैज इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली इट इज अफेक्टिंग।
लोग इसको जो है कि इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी देख रहे हैं, लोग इसको जो है क्रिप्टो करेंसी को ये देख रहे हैं कि भाई साहब ये सिक्योर है, कोई बीच में जो है आपका सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये इससे हम गलत काम भी कर सकते। इंडियन सोसाइटी में भी काफ़ी क्रिप्टो करेंसी का इफेक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं इन्होंने इस बार। और 20वां क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन्स कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, जो पारंपरिक सामाजिक मूल्य हैं उसमें निरंतरता कैसे बनाए रहते हैं। ठीक, तो वही सारी चीज़ें फेस्टिवल्स के थ्रू आपका जो है लोग मिलते, भले ही घर से बाहर हों दूर हों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सोशल जो भी रिलीजियस वो होते हैं उसमें लोग जाते हैं, मैरिजेस ऑल्सो सोशल वैल्यूज़ को एक बड़ा वो है कि उसको आप चाहे कितने भी ऑनलाइन जो है शादी.com ये सब कर लो, लेकिन फिर भी अभी ट्रेडिशनल चीज़ें ही भाई साहब जो है कुंडली बनेगी और ये सारी चीज़ें। तो आपको इंडियन सोसाइटी वाली एनसीईआरटी, अब मैं एक काम करूंगा, अभी जो सोर्सेज सबके एक साथ लाइन आउट कर दूंगा ताकि आप लोग एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी 11th-12th वाली आप पढ़ लो, इसमें से आसानी से हो जाएगा। इन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस, अब आपको ये भी बताना है वहाँ पर कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं पारंपरिक सोशल वैल्यू। हम लोग अब क्या है, पहले जो है थोड़ा समाज में ज़्यादा रहते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, अब हम लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि क्या है कि जैसे वेब सीरीज, तो अपना मोबाइल लेके कोने में बैठ के अपना दिन भर वेब सीरीज देख रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है, गेमिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्चुअल चले गए हैं सारी चीज़ें। तो ये एक चेंज हो रहा है। ठीक, तो चलिए एक बार सोर्स बता देता हूँ जल्दी जल्दी आप लोगों को। पेपर 1 में जो ये क्वेश्चन था भक्ति लिटरेचर, देखो जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद में भक्ति ने फिर से अपना चालू किया, तो ये आपका एंशियंट हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी भक्ति लिटरेचर से आप इसको कर सकते हो। ठीक, एंशियंट हिस्ट्री या फिर मेडिवल हिस्ट्री में आपका ये मिल जाएगा, एस.सी. चंद्रा और आर एस शर्मा। ठीक, ये यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज स्पेक्ट्रम से आप कर सकते हैं आसानी से। प्रिंसली स्टेट स्पेक्ट्रम से हो जाएगा आपका। ठीक, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी वेल एंड गुड, स्पेक्ट्रम उसको ऐड ऑन कर लो, उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लैंडस्लाइड हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स में एनसीईआरटी 11th-12th की जो दे रखी है उसमें कर लो, बस मैं बता रहा हूँ, जितनी सोर्सेज बताता रहा उसको लिखते जाओ। गोंडवाना लैंड आप इसको देखो, जीसी लोंग भी देख सकते हो। ठीक, जीसी लोंग में थोड़ा और अच्छे से दे रखा है, लेकिन इसको क्योंकि इन्होंने जीडीपी से जोड़ के बताया है, तो आपको इकोनॉमी और करंट अफेयर में अगर आपने नहीं देख रखा है, करंट अफेयर में एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक, सोर्सेज तो बता सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर भी एक सोर्स है। करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल से वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, आपका जो करंट अफेयर है वो, जो संदर्भ है वो, जो कंटेक्स्ट है वो, और साथ ही साथ उसका बैकग्राउंड यानी जनरल स्टडीज से जोड़ के आपको पूरा एक पढ़ाया जाता है, ताकि आपको चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, आपकी एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बने और आप आंसर लिख पाओ अच्छे से। ठीक, तो ये चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में जो ज्वाइन कर लीजिएगा। एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन वाटर बॉडीज, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है। ठीक, आपका ज्योग्राफी से है लेकिन करंट अफेयर से भी है। अब वॉल्केनिक इरप्शन, करंट अफेयर, ज्योग्राफी दोनों। ठीक है, और इंडिया कंसिडर सब कॉन्टिनेंट, ज्योग्राफी आपका जो है एनसीईआरटी 11th-12th वाली करिए। साथ में चाहें तो आप जीसी लियोंग को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें ये फिजिकल जो है ज्योग्राफी अच्छा दे रखा है। आपका ये ट्राइबल नॉलेज सिस्टम कंपेयर्ड विद द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चर सिस्टम, ये आपका जो है इसको इंडियन सोसाइटी में भी कर सकते हो आप, ज्योग्राफी से भी में एनसीईआरटी में आप कर सकते हो। रोल ऑफ गिग इकोनॉमी, भाई साहब जो है ये करंट अफेयर, मैंने खुद इसको कई बार कराया भी था आप लोगों को। ठीक, और ये जो है ये भी देखो है तो करंट अफेयर से ही, गिग इकोनॉमी पे पूरा जो है जोर है भाई साहब। गिग इकोनॉमी का बजट में भी बातचीत हुई थी इसके लिए। ठीक, अच्छा कोई कमेंट करके बताया गिग इकोनॉमी होता क्या है। टू वॉट एक्सटेंट इज द रोल ऑफ मॉडरेट्स, भैया सिर्फ और सिर्फ जो है स्पेक्ट्रम से आप इसको कर सकते हो, और ये भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम स्पेक्ट्रम से कर सकते हो। हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, हिस्ट्री ज्योग्राफी से छाया हुआ है। ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला मैंने आप लोगों को बताया, नॉर्मल लॉ या फिर जो है एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री के कर लो, वो भी बहुत है। ठीक है ना, ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। माउंटेन, मेजर माउंटेन रेंजेस सिर्फ एनसीईआरटी और जीसी लियोंग से जोड़ लोगे, फिजिकल अच्छी दे रखी ज्योग्राफी वहाँ पे हो जाएगा। ये करंट अफेयर से संबंधित है। और का जो है अंटार्कटिक किस तरीके से अभी हट रहा है, शेल्फ मैंने आपको पढ़ाए भी थे, वहाँ पे हमारे कौन कौन से भारत के जो है शोध केंद्र हैं, वो सारी चीज़ें बताई थी। मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन, अनइवन मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड, ये भी आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी और उससे हो जाएगा जीसी लियोंग से। सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन आईटी इंडस्ट्रीज़ का, ये तो भाई साहब अगर आपने बजट पढ़ रखा है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रखा है, तो आप इसको आसानी से कर लोगे। करंट अफेयर से इसको भी जोड़ सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी आपको पढ़नी पड़ेगी, पॉपुलेशन एजुकेशन वाली, पॉपुलेशन पॉलिसी जो है उसको। क्रिप्टो करेंसी करंट अफेयर। ठीक, इंडियन सोसाइटी आप एनसीईआरटी में 11th-12th की
जो है इंडियन सोसाइटी संबंधित वो है एनसीईआरटीज, उनको पढ़ लो और फिर करंट से जोड़ लो। वही तो बात है ना, इंडियन सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ कैसे करती हैं और क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये भी आप इंडियन सोसाइटी करो और करंट अफेयर से इसको जोड़कर। तभी मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर ऐसा होना चाहिए कि आपका जो है जो संदर्भ है वो भी पता है और उससे संबंधित जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, जो आपका जनरल स्टडीज से पेपर से जो लिंक हो सकता है वो भी करके बताओ, कि तभी पूरा कंप्लीट होगा। टेलीग्राम चैनल हमारा दे रखा है, कोई आपको क्वेरी है तो आप 9650347272 पे कॉल कर सकते हैं। एनालिसिस वीडियो यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, हमारा यूट्यूब चैनल भी कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस है। बाकी लोग से शेयर जरूर करिए, ये आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का जैसे ही मिलता है वीडियो, जैसे ही मिलता है पेपर मैं आपको वीडियो दूंगा। ठीक, जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।